Hello everyone, welcome back to the next part of important MCQ सीरीज। आज के इस वीडियो में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। जी हाँ, और ऐसे ही करते हुए हॉस्पिटल के भी सारे क्वेश्चंस सारे अलग अलग पार्ट में कंप्लीट सिलेबस कवर अप किया जाएगा। हर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। जी, इन सभी का यूज़ आप जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट सभी प्रकार के फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका यूज़ कर सकते हैं, इनका हेल्प ले सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी इसे ज़रूर से शेयर करना ताकि उनके लिए भी प्रैक्टिस करना बहुत ईजी बन सके। चलिए देखते हैं यहाँ पर विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या क्वेश्चन निकलते हैं हॉस्पिटल से इंपॉर्टेंट। पहली बात करते हैं, हॉस्पिटल इज कॉल्ड लार्ज हॉस्पिटल इफ इट हैज़ हाउ मेनी बेड्स। लार्ज हॉस्पिटल किस कंडीशन में बोला जाएगा? 500 से ज़्यादा बेड है तब बोला जाएगा, 400 से 1000 के बीच में है तब बोला जाएगा, 500 से 1000 के बीच में है या 1000 से ज़्यादा है। लार्ज हॉस्पिटल तब बोला जाएगा जब वहाँ पर बेड्स की संख्या 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन 1000। अगर बात करते हैं 50 to 100 तो वो स्मॉल में आ जाएगा, वेरी स्मॉल, 100 से कम। ठीक है, 100 से कम आ रहे, 50 to 100 मानकर चलो, या 100 से कम ही है तो ये वेरी स्मॉल हो जाएगा। 100 to 500 में ये आ जाएगा स्मॉल में, और 500 to 1000, अंडर 1000 एंड अबव देन 500 कम्स इनटू मिडिल, मीडियम। और लार्ज हॉस्पिटल की बात करते हैं तो इसमें 1000 बेड से ज़्यादा रहेंगे। जैसे एम्स हो रहे हैं, एम्स आ गए, जितने स्टेट वाले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पर सीट बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर बेड की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, वो लार्ज में कहलाते हैं। बाकी अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर की तो वो वेरी स्मॉल में आ जाता है। ठीक है जी, चलिए फिर देखते हैं। स्टेनलेस स्टील डिजाइंड कप बोर्ड इज डिजाइन फॉर विच सिस्टम। किस सिस्टम के लिए रहता है जी? मोबाइल डिस्पेंसिंग के लिए, ड्रग बास्केट मेथड के लिए, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग या सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। अलग अलग तरीके के डिस्पेंसिंग फिनोमिनॉन, अलग अलग तरीके के डिस्पेंसिंग मेथड्स होते हैं हॉस्पिटल के अंतर्गत। अगर मैं बात करता हूँ, स्टेनलेस स्टील है और एक ऐसा कंपार्टमेंट टाइप का बना हुआ है जिसमें मेडिसिन, आपने कई बार इसे देखा भी होगा कि वहाँ मेडिसिन रखाया हुआ है, कंपार्टमेंट टाइप का बना हुआ है, और जो एक नर्स स्टाफ है वो उससे एक जगह से दूसरे जगह, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की ओर उसे लेकर जाती है, क्योंकि उसमें चक्के लगे रहते हैं। ठीक है, मोबाइल डिस्पेंसरी इसे बोला जाता है। एक बेड से दूसरे बेड तक वो नर्स मेडिसिन को लेकर जाती है। आपने कई बार हॉस्पिटल में ध्यान दिया भी होगा इस तरीके का इक्विपमेंट। यहाँ पर सारे प्रकार के मेडिसिन हैं जो उस वार्ड में जितने भी पेशेंट हैं उन सभी पेशेंट को जिस तरीके के मेडिसिन लगने हैं वो मेडिसिन इस बास्केट में रखा जाता है, इसमें रखा जाता है, और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की ओर इसे लिया जाता है। ये मूव हो रहा है, पेशेंट रुका है, पेशेंट तक मेडिसिन चलकर आ रही है, इसे बोला जाएगा मोबाइल डिस्पेंसिंग। ठीक है, अगला देखते हैं। सिलेक्ट अ ड्रग विच इज नॉट अ शेड्यूल H1 ड्रग। शेड्यूल H1 ड्रग मतलब नॉन, यहाँ पर शेड्यूल H1 में आ जाता है जी प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जिसे आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप फार्मेसी से परचेस नहीं कर सकते। यहाँ पर बोला है नॉट, मतलब ऐसे ड्रग्स जो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, उन ड्रग्स को हमें यहाँ पर बताना है। रिफाम्पिसिन की बात कर लो, ओमेप्राजोल, मेरोपेनम या डाइजीपाम नहीं, मेरोपेनम, डाइजीपाम और रिफाम्पिसिन ये ऐसे ड्रग्स हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई भी मेडिकल शॉप नहीं देने वाला। हाँ, लेकिन अगर ओमेप्राजोल की बात करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड वाले जो ड्रग्स हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक जो ड्रग्स आ रहे हैं, ये ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं, OTC ड्रग होते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं पड़ता। आप सिंपली अगर जाकर बोलेंगे कि हमें ये ड्रग दे दो, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब फिर बात करते हैं फार्मेसी में फीफो मतलब क्या होता है? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑब्टेन्ड, और इनमें से कोई सा भी नहीं। देखिएगा, ये मेडिसिन को मैनेज करने का एक तरीका है जिसमें आपके मेडिकल शॉप में, मानकर चलिए आपका मेडिकल शॉप हुआ, आपने ऑर्डर किया है जनवरी 2023 में जो प्रोडक्ट आए हैं और सितंबर 2023 में जो प्रोडक्ट आए हैं। देखिएगा, तो जनवरी 2000 प्रोडक्ट में आपने जो ऑर्डर किया था, जनवरी जो आपके पास आया था, आप कोशिश करेंगे इसे सबसे पहले सेल करने का।
अगर इसे पहले सेल करेंगे तो ये वाले स्टॉक हो जाएंगे, एक समय बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। इसलिए जो सबसे पहले आया है उसे सबसे पहले बाहर निकालना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले जो आपने परचेस किया उससे सबसे पहले आप सेल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके पास जो मेडिसिन का स्टॉक ना बने, और अगर स्टॉक बनता है तो मेडिसिन एक्सपायर ना रहे। ठीक है, ये देखते हुए चलेंगे। फिर देखते हैं व्हाट डज टीपीएन, टीपीएन का फुल फॉर्म बताना जी। यहाँ पर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, टोटल पेशेंट न्यूट्रिशन, टोटल फार्मास्यूटिकल न्यूट्रिशन, या इसमें से कोई सा भी नहीं। टीपीएन क्या रहेगा जी, ये आईवी दिया जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, कभी अगर किसी पेशेंट का तबीयत खराब रहता है, अगर वो मेडिसिन नहीं ले पाता है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उससे उसके बॉडी को जितने भी जिस तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सभी न्यूट्रिएंट्स उससे आईवी के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, आईवी के तौर पर दिया जाएगा, देखते हुए चलना। इंट्रावेनस दिया जाता है, अगर वो खाने की स्थिति में नहीं है, कुछ नहीं खा पा रहा है, तो कहीं कमजोरी ना हो इसलिए हॉस्पिटल में चढ़ाया जाता है। जैसे सलाइन और ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, सेम उसी तरीके के टीपीएन के भी यहाँ बॉटल चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लो। द मेथड ऑफ डिस्पोजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव अगर कंपाउंड है तो आप उसे से खुले में कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं। अगर आपको उन्हें डिस्पोज करना है तो आप ऐसे खुले में कहीं पर डिस्पोज नहीं कर सकते, आपको पर्टिकुलर उससे आपको पैक करना होगा, और ऐसे जगह में आप उसे डंप करेंगे जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही कम रहे, जमीन के नीचे उसे डंप करेंगे। और डंप भी ऐसे नहीं करना है, पहले उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाएंगे, जैसे लेड हो गया, लेड से कंक्रीट से पूरा एक उसके चारों ओर बाउंड्री बनाएंगे, और उसके बाद फिर उसे लैंड में कम से कम 10 फीट 20 फीट गड्ढे करके वहाँ पर उसे दबाया जाएगा, और वो जगह पॉपुलेशन वाले एरिया नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं, होल्ड और डिके की बात करते हैं। बिल्कुल इंसिनरेशन या डम टू स्टेनरी सीवियर या ऑल ऑफ दिस, है ना, ये निकल कर आ जाएगा जी। ऑल ऑफ दिस के साथ यहाँ पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखते हुए चलेंगे। होल्ड फॉर डीके, डम टू स्टेशनरी, इंसिनरेशन भी कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, ये करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, तो कंप्यूटर तो हर जगह यूज होता है। सबसे पहली बात तो किसी पेशेंट का हिस्ट्री याद रखने में, ड्रग यूज रिव्यू कर रहा है, बिल्कुल पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल, कौन से समय पे कौन सा मेडिसिन दिया गया, क्या आउटपुट निकला, ये सारी चीज़ें एक पर्सन याद नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक पेशेंट का मेडिकेशन हिस्ट्री याद करो, सुबह कौन सा मेडिसिन दिया गया था, कितने ग्राम में दिया गया था, डोज क्या था, स्ट्रेंथ क्या था, किस रूट से दिया गया था, और उसको देने के बाद बीपी जब चेक किए और ब्लड प्रेशर चेक किए कर लिए, साथ ही साथ चलो ग्लूकोज लेवल चेक कर लिए, तो बताओ वहाँ पर सुबह के समय में उसका रिजल्ट क्या था, दोपहर में क्या था, रात में क्या था। एक पर्सन के लिए याद कर पाना मुश्किल है। हाँ, आप एक पेशेंट को याद कर सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल में आपके साथ एक ही पेशेंट नहीं रहते, ऐसे अनेकों पेशेंट रहते हैं, सभी का याद कर पाना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये कंप्यूटर से हो सकता है जी, बिल्कुल। ड्रग इंट्रैक्शन, रिट्राइवल एंड स्टोरेज, हाँ जी बिल्कुल, कहाँ पर कौन सा मेडिसिन रखा गया है, उसका इन्वेंट्री, उसका पूरा डेटा एंट्री रखना कंप्यूटर में पॉसिबल है। ये तीनों ही चीज़ें निकल कर आ जाएंगी एडवांटेज कंप्यूटर को जब हम यूज़ करने जा रहे हैं तो। ठीक है, बिलिंग में भी काम देता है, जाते हो देखिए आपका नाम नोट करते हैं, तुरंत बिल निकल कर आ जाता है ना। ये सभी चीज़ें कंप्यूटर के कारण ईजी बन गई हैं, वरना पहले के डेट पर नहीं थी उतनी। ठीक है, चलो इसमें से कौन सा पेन रिलीवर ड्रग है आपको ये बताना है। एंटासिड नहीं सर, एंटासिड तो सर एसिडिटी अगर हो जाता है तो उसको कम करने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या हो जाएंगे जी, अगर किसी तरीके का माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। एंटीडोट पॉइजन के अपोजिट काम करता है। और एनाल्जेसिक की बात करते हैं, बिल्कुल है ना, NSAIDs जितने आते हैं एनाल्जेसिक होते हैं, ये सभी ड्रग्स पेन रिलीफ के लिए यूज़ किए जाते हैं, पेन रिलीवर ड्रग। ठीक है, आइबुप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये डाइक्लोफेनेक, ये सभी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। फिर देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है। हाँ जी, डोनर जो सभी को डोनेट कर सकता है, तो बताओ जी। और ए ग्रुप की बात करो, बी ग्रुप की बात करो, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव भी बोला, ओ नेगेटिव भी बोला। अब जनरली सब बोलेंगे सर ओ पॉजिटिव, ना 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 ना, अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों रहता है तो आपको सही लगा कर आना है ओ नेगेटिव, है ना, क्योंकि देखिए ओ पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव
सारे पॉजिटिव प्लस ग्रुप वालों को तो दे ही सकता है, साथ ही साथ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को भी दे सकता है, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। लेकिन ये एक्सेप्ट किससे कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से, है ना। एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास एंटीजन नहीं रहते हैं, ध्यान में रखना। ओ ग्रुप के पास एंटीजन नहीं रहता, हाँ एंटीबॉडी रहता है, एंटी ए और एंटी बी का एंटीबॉडी रहते थे, सभी को वो डोनेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? फिर देखते हैं जी, विच वन ऑफ दिस इज इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट बताना यहाँ पर, इसमें से कौन सा उसका पार्ट है जी? कैल्शियम बोल दिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल या शुगर। चलो तो यहाँ पर क्या आ जाता है जी? टोटल अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल एंटीडोट, अगर हमें नहीं पता है कि पॉइजन कौन सा पॉइजन है तो उस कंडीशन में अपन यूनिवर्सल एंटीडोट लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक मास्टर की होती है सभी ताले को खोलने के लिए, वैसे ही एक मास्टर एंटीडोट है जो अगर अननोन पॉइजन का रीजन नहीं पता है तो अपन वहाँ पर यूनिवर्सल एंटीडोट चलाते हैं। इसमें MAT इसका फॉर्मूला याद रखना, मैग्नीशियम, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल और टार्टरिक एसिड रहता है। मैग्नीशियम 1 पार्ट रहेगा, एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट और टार्टरिक एसिड 1 पार्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये देख लो, मैग्नीशियम 1 पार्ट, एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट और टार्टरिक या टैनिक एसिड बोल दो 1 पार्ट यहाँ पर रहने जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, साइंस ऑफ कलेक्टिंग, मॉनिटरिंग, असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड पेशेंट ऑन द एडवर्स इफेक्ट। किस चीज़ के लिए जी? एडवर्स इफेक्ट जानने के लिए, अगर हम उससे सैंपल ले रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ड्रग हमने दिया उसके बाद मॉनिटर कर रहे हैं, क्या जानने के लिए? एडवर्स ड्रग रिएक्शन को जानने के लिए। फार्माकोविजिलेंस बोला जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल, ऑब्जर्वेशनल स्टडी या क्वालिटेटिव स्टडी। क्या निकलेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? फार्माकोविजिलेंस। मेनली एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है, ड्रग का एडवर्स रिएक्शन अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि किसी तरीके का टॉक्सिसिटी कॉज करवा रहा है नहीं करवा रहा है, इसे फार्माकोविजिलेंस बोला जाता है। फिर देखते हैं, अल्टरेशन इन इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय प्रायर और कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग कॉल्ड एज। बताइएगा, एक ड्रग हमने लिया है और दूसरा जो ड्रग आ रहा है वो पहले वाले ड्रग को, मानकर चलो ड्रग ए हमने लिया और ड्रग बी हमने लिया, जो ड्रग बी है ये पहले वाले ड्रग के इफेक्ट को अल्टर कर सकता है, या तो इसे बढ़ा सकता है या तो इसे घटा भी सकता है। ये क्या बोला जाएगा? ड्रग रिएक्शन बोलते हैं, ड्रग का इंटरेक्शन बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या इसमें से सभी बोला जा सकता है। दो ड्रग्स के बीच में हो रहा है, देखेंगे, ठीक है, वन ड्रग बाय प्रायर और कॉन्करेंट एडमिशन ऑफ अनदर ड्रग, दो ड्रग आ गए तो दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ, रिएक्शन नहीं। रिएक्शन अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग, अगर कोई गलत रिएक्शन कोई दूसरा अगर कर रहा है वो ड्रग रिएक्शन में आ जाएगा। अगर कोई सा ड्रग खुद से ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन दे रहा है जो उसे इफेक्ट देना चाहिए, उसके अलावा कोई हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है तो इसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोल देंगे। लेकिन अगर दो ड्रग आपस में मिल रहे हैं तो इसे ड्रग इंटरेक्शन बोला जाएगा, ठीक है। ये दोनों या तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं या तो एक दूसरे के इफेक्ट को और बढ़ा भी सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी कंसिस्ट इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। किस चीज का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है बताएंगे? फॉर्मुलेशन का मिलता है, पैकेजिंग एंड साइज का मिलता है, डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मिलता है, या इनमें से सभी मिल जाएगा। हाँ जी, तो हम कौन सा मेडिसिन क्या फॉर्मुलेशन हम लगाने जा रहे हैं, पैकिंग साइज क्या रहेगा ये हमें पता चल रहा है, डोज किस डोज में देना है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी से मिलते हैं। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये देखते हुए चल लेंगे। अगला देख लो क्या क्वेश्चन आ रहा है, ड्रग प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेस्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। चलिए जी, है ना, देखो वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा ना, ऐसे ड्रग जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के परचेज कर सकते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग, ओवर द कंपाउंडिंग ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा जी? बिल्कुल ओवर द काउंटर ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स भैया जिसको परचेज करने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप बस मेडिकल शॉप जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मुझे मेडिसिन चाहिए, आपको तुरंत ही वो मेडिसिन मिल जाएगा। जैसे पैरासीटामॉल बोल लो, ये सभी OTC ड्रग्स आते हैं। विक्स वेपर अब आपने खरीद लिया, विक्स के चॉकलेट खरीद लिए, इनो खरीद लिया, ये सभी OTC ड्रग रहते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लो, फुल फॉर्म ऑफ TDM। TDM का फुल फॉर्म क्या होता है? थ्योरेटिकल डोज मेजर बोल रहा है, थ्योरेटिकल डोज मेजर। चलिए, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, टेम्परेचर ड्रग मॉनिटरिंग, या थेरेपेटिक डोज मॉनिटरिंग।
जहां पर हम क्या करते हैं, इसके टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं, ड्रग के टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं। हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करवा दिया पर्सन के बॉडी के अंदर, फिर अपन उसका थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। ड्रग के इफेक्ट को अपन मॉनिटर करते हैं, यहाँ से पता चलता है कि उसमें कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, ड्रग की सेफ्टी इंडेक्स कितनी है। जितना ज़्यादा थेरेप्यूटिक इंडेक्स आएगा वो उतना ही हमारे लिए सेफ रहेगा, ठीक है जी। तो इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलना, चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपको हर दिन आए दिन मिलते रहेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।